वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज आप लोगों के लिए मैं एयर यानी वायु से संबंधित जो लेसन है एनसीईआरटी क्लास 7th का ज्योग्राफी का 4 लेसन है वायु के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे वायु से संबंधित सभी कार्यों को और वायु की सभी जितनी भी घटनाएं हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग चलते हैं वायु के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और इससे जितनी भी घटनाएं क्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वायु क्या है और वायु कैसे कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की एक घनी चादर से घिरी हुई है, यानी जो हम लोगों को पृथ्वी के चारों ओर एक दिखाई पड़ती है तो वो एक वायु एयर जो होती है उसकी एक घनी चादर होती है और जो आसपास से घिरी हुई है उस चादर से उसे हम वायु कहते हैं और जिससे चारों ओर जो घिरी हुई है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। यानी जो चारों ओर हम लोगों को दिख रही है वो वायु है और जो वायु के द्वारा जो चारों ओर पृथ्वी की चादर से घिरी हुई है यानी वायु की चादर से घिरी हुई है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, वायुमंडल पर निर्भर हुए और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करते हैं। यानी पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, वायुमंडल पर निर्भर है और यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। कौन? वायुमंडल। एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है और यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो, क्या वायुमंडल यानी वायु ना हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि जो है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। इतनी जो क्रिया हैं इसके द्वारा ही ये वायुमंडल को हम लोगों जो वायुमंडल है हम लोगों को पृथ्वी पर रहने योग्य बनाया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल पर फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस के नाम से भी जानते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव से हमें क्या होता है, ठंडी होती है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता है, जिसे हम भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा यानी ग्रीन हाउस का स्तर बढ़ता है, तब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और बढ़ने पर इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापमान या भूमंडलीय तापन, इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ जो है वो आ सकती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। यानी इतना जो है अगर प्रभाव देखने को मिलता है ग्रीन हाउस का, तो भूमंडलीय तापन हम लोग समझे, जिसे हम इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल संगठन क्या है कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। यानी सबसे अधिक अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन गैस उपलब्ध होती है, अगर उसके बाद देखा जाए तो ऑक्सीजन मिलती है हमें। वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन हमें 78% देखने को मिलती है, 78%। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21% देखने को मिलती है हमें। अगर आर्गन की बात करें तो 0.93% और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.3% के नाम से
देखने को मिलती है, और अन्य जितनी भी गैसें हैं वो 0.04% पर ही हमें मिलती हैं इस पृथ्वी पर। आगे पढ़ते हैं हम। तो हमारा जो वायुमंडल है, मैंने बताया सबसे अधिक किससे बना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। अगर सबसे कम मात्रा में अगर हम देखें तो आर्गन पाई जाती है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% पाई जाती है। अगर सबसे अधिक में अगर देखें तो नाइट्रोजन पाई जाती है जो कि 78% पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के प्रतिशत जो है आपके सामने इस इमेज में दर्शाए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसमें। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उससे बाहर निकालते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता जो है होती है और वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकते हैं। यानी अगर हम इसको बात कहें तो जो पौधे हैं, पौधों को भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यह डायरेक्ट ना लेकर के एक मृदा तथा पौधों की जड़ों से जो रहने वाले जीवाणु होते हैं उसमें वो वायु नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलकर पौधों को देते हैं, जिससे पौधों के अंदर नाइट्रोजन का प्रयोग पौधे कर पाते हैं। आगे पढ़ते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। यानी अगर नाइट्रोजन की बात करें तो दूसरी गैस सबसे ज़्यादा वायुमंडल में मिलने वाली कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन जो है वो दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में जिसका प्रयोग करते हैं वो हमारी गैस ऑक्सीजन है। हरे पादप जो वृक्ष होते हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यानी अगर पौधों की बात करें तो पौधे भी जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जो वृक्ष हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे द्वारा जो गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ी जाती है, मनुष्य जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है, और वृक्ष जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा यानी वृक्षों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है, यानी वायुमंडल में पर्यावरण अधिक खराब हो जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष अगर देखा जाए तो प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं, या कोयला तथा खनिज तेल जैसे। परिणाम स्वरूप अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी का मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। कौन? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है। ध्यान रहे, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार जो वायु चक्र है वो चलता रहता है, यानी जब हल्की गैस होती है तो वो ऊपर उठती है और ठंडी जो गैस होती है वो सघन हो जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल की संरचना, यानी वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई है। तो वायुमंडल की जो संरचना हुई है वो 5 परतों से विभाजित है। सबसे पहला आता है हमारा जैसे क्षोभमंडल,
अगर पृथ्वी की ओर से देखें, पृथ्वी की सतह से अगर आसमान की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, फिर वहामंडल और उसके बाद लास्ट आता है वायुमंडल। तो इस प्रकार से 5 परतों से हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ है। उसे हम वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो जो क्षोभ मंडल है, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्षोभ मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई अगर देखें तो पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊपर की ओर है। हम इसी मंडल में मौजूद जो रहते हैं तथा इसी में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। अगर प्रश्न बनता है कि मौसम की घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो एक क्षोभ मंडल में मौसम की सभी घटनाएं होती हैं और जो कि पृथ्वी से 13 किलोमीटर ऊंचाई इसकी पाई जाती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल क्षोभ मंडल का, यानी अगर हम वायुमंडल की बात करें तो ये दूसरी परत है और क्षोभ मंडल के ऊपर की परत को हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल यह लगभग 50 किलोमीटर जो है ऊंचाई तक फैला हुआ है और यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग बिल्कुल मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो इस प्रकार रहती हैं कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श रहती है। यहाँ जो समताप मंडल में हवाई जहाज अपनी उड़ानें आदर्श रूप में भरते हैं और समताप मंडल एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है इसकी कि इसमें ओजोन गैस की जो परत होती है, यह परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उसकी हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल के महत्वपूर्ण फैक्ट 2 हैं। अगर बात की जाए कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो आदर्श परत है वो कौन सी है, समताप मंडल है। और जो ओजोन गैस है उसको जो पृथ्वी तक आने के लिए जो रोकती है तो वो समताप मंडल ही रोकती है। आगे देखते हैं मध्य मंडल। तीसरा अगर मंडल देखते हैं तो वो मध्य मंडल है और यह मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि जो क्षोभ मंडल है वो 13 किलोमीटर, लगभग 13 से 15 किलोमीटर, समताप मंडल 50 किलोमीटर और मध्य मंडल जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। यानी कोई भी अंतरिक्ष से उल्कापिंड आती है तो इस परत तक आते आते खत्म हो जाते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर है। अगर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वहा वायुमंडल के बारे में। वह वायुमंडल जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यानी हम वायुमंडल की बात करें तो इसे हम आयन मंडल के भी नाम से जानते हैं और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और अगर इसमें देखें तो रेडियो संचार जो है इसके लिए आदर्श जो परत है वो वायुमंडल यानी आयन मंडल है रेडियो संचार के लिए। वास्तव में पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगें जो होती हैं इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। तो यानी अगर रेडियो प्रसार की बात करें तो आयन मंडल या वायुमंडल में पाई जाती है। लास्ट आता है हमारा 5वां वायुमंडल, जो कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है उसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। यह वायु की बहुत ही पतली परत होती है जिसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने 5 परत पढ़ी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्षोभ मंडल है पृथ्वी की ओर से, तो क्षोभ मंडल 13 किलोमीटर ऊंचाई तक। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं समताप मंडल जिसमें हवाई जहाज के लिए आदर्श परत है जो कि 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद अगर हम लोग पढ़ते हैं मध्य मंडल जिसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। और नेक्स्ट पढ़ते हैं बाह्य वायुमंडल जिसे आयन मंडल के नाम से जानते हैं। तो यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई जिसमें रेडियो संचार भी है।
और लास्ट में पढ़ते हैं वायुमंडल। वायुमंडल यह बहुत ही पतली परत होती है जो, और इसमें प्रसारित पृथ्वी की जो तरंगें इसमें जो हल्की गैसें होती हैं जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन इसी अंतरिक्ष में तैरती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट मौसम एवं जलवायु के बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी तक हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा और अच्छे से समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में। इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट है देखने को मिलेंगे, प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें इस वीडियो को। अब हम लोग पढ़ते हैं मौसम एवं जलवायु के बारे में, इसको देख लेते हैं। मौसम जो है वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है और अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद भी दे सकता है। इस प्रकार से जो वायुमंडल में जलवायु होती है वो हमें देखने को मिलती है। हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम एक नाटकीय रूप से प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु अगर देखें तो दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अगर हम देखते हैं कि किंतु दीर्घ काल की अगर बात करें तो किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। अब हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले तापमान के बारे में। तापमान क्या है? आप प्रतिदिन जैसे कि हम लोग प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम अगर परमाणु को देखें तो उसे हम तापमान कहते हैं। यानी तापमान किसे कहते हैं? वायुमंडल का तापमान, वायुमंडल में मौजूद ताप एवं शीतलता के परमाणु को हम लोग तापमान के नाम से जानते हैं। आपको इस बात का एक आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के लगभग 20 अरबवां भाग का जो भाग है, केवल एक भाग 2 अरबवां यानी 2 अरब की बात करें तो 2 अरबवां जो भाग है वो ही प्राप्त करता है सूर्य की ऊर्जा। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के कितने 2 अरबवां भाग ही ऊर्जा प्राप्त करती है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब हम लोग देख लेते हैं तापमान के बारे में। तो तापमान क्या है? वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है और शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। अगर शीत ऋतु की अपेक्षा देखें तो ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। और आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतपन के नाम से जानते हैं। आतपन क्या है? आतपन वह है जो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे हम आतपन के नाम से जानते हैं। आतपन क्या है? जो सूर्यतप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी आतपन की बात करें यानी सूर्यतप से यानी सूर्य के ताप की अगर बात करें तो वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। यानी जब एरिया में जाती है तो घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है जिस प्रकार से ध्रुवों की ओर हम लोग बढ़ते रहते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। इस प्रकार से गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है और दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय में यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ भाड़ वाले जो ऊंचे भवन होते हैं वो गर्म वायु को रोक लेते हैं जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अब हम लोगों ने पढ़ा तापमान के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुदाब के बारे में।
अगर हम लोग देखें कि तापमान का मापने वाला जो मानक यंत्र होता है वो क्या है, तापमान को मापने की मानक जो इकाई होती है वो डिग्री सेल्सियस होती है। इसे हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं और इसका आविष्कार जो है वो एंडर्स सेल्सियस ने किया था, जो कि सेल्सियस पैमाने पर जल का 0 सेल्सियस पर जमता है और एवं 100 डिग्री पर सेल्सियस पर यानी उबलता है। अगर हम तापमान की बात करें, अगर जब बर्फ़ जमती है तो वो 0 डिग्री पर, और अगर सबसे ज़्यादा उबलता है तो वो 100 डिग्री पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तापमान का जो मानक डिग्री है वो क्या है, सेल्सियस है, और इसका आविष्कार किसने किया था, एंडर्स सेल्सियस ने किया हुआ था। अब हम लोग पढ़ते हैं वायुदाब के बारे में। तो वायुदाब जो है वो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तब दाब क्या होता है, तेजी से गिरता है। और जब समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। फिर से समझते हैं इसको हम। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब क्या होता है, तेजी से गिरने लगता है, घटने लगता है। और समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है, यानी समुद्र स्तर पर अगर देखें तो वायु सबसे अधिक होता है। अगर ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, यह घटता जाता है। वायुदाब जब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। और निम्न दाब जो क्या है, बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। इस पॉइंट को हम लोग फिर से रिपीट करते हैं और एक अच्छे से दोबारा से अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी इतना समझा कि वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब क्या होता है, तेज़ी से गिरने लगता है। और सबसे अधिक वायुदाब हमें कहाँ देखने को मिलता है, समुद्र स्तर पर देखने को मिलता है, यानी जब ऊंचाई पर जाने लगते तो यह घटने लगता है। लेकिन दूसरा फैक्ट हमारा ये यहाँ कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। यानी वायुदाब का क्षैतिज जो वितरण है किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है, यानी वहाँ के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में अगर हम देखें तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, यानी जहाँ अधिक तापमान वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है, जो गर्म वायु है वो ऊपर उठती है। और निम्न दाब क्षेत्र वाले में क्या होता है, यह निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम्न मौसम के साथ जुड़ जाती है। अब बात करते हैं कम तापमान वाले क्षेत्रों की। जैसे अधिक तापमान में क्या है कि जो क्षेत्र होते हैं वायु गर्म क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और वो निम्न दाब क्षेत्र बनाती है। अगर हम कम तापमान वाले क्षेत्रों की बात करें तो यह वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। यह ठंडी होती है लेकिन भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, विपरीत दिशा में चलती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है और वायु समेत जो हमेशा सदैव कैसी होती है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, वायु जो है हमेशा सदैव क्या है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है या गमन करती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा वायुदाब। अब हम लोग पढ़ते हैं पवन के बारे में। जैसा कि हमने पुराने वीडियो में भी देखा पवन के बारे में, तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। जब उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम लोग पवन कहते हैं। और जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी क्या करती है, जब पवनें धीरे बहती हैं तो आप इस महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज़ होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। और आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज़ पवन में
छाता लेकर चलना आसान नहीं है। अन्य उदाहरण अगर हम देखें पवन के, तो जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है तो पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से वो भाग हैं? पवन जो है मुख्यतः 3 प्रकारों की होती हैं। पहली होती है स्थायी पवन, दूसरी मौसमी पवन और तीसरी स्थानीय पवन। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि स्थायी पवनें क्या होती हैं। स्थायी पवनें व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी होती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। यानी स्थायी जो पवनें हैं वो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी होती हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी जो पवनें हैं वो स्थायी होती हैं और यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो इस प्रकार की जो पवनें हैं वो कौन सी हैं? स्थायी पवनों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आती है मौसमी पवन। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें हैं, यानी मानसूनी पवनें हैं। अगर तीसरी पवन देखें स्थानीय पवनें, तो ये मानसूनी पवनें जो हैं छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। यानी जो ये पवनें हैं किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए अगर स्थल एवं समुद्री समीर जो है वो गर्म पवनें हैं, यानी उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। इसे हम लू भी कह सकते हैं, याद रखें इस बात को। तो ये स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता क्या है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता के नाम से जानते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। यानी वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। पॉइंट समझना, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तब हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे वायु गर्म होती जाती है उसके जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है और आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। तो इस प्रकार से ये आर्द्रता है। आगे बढ़ते हैं इसी में। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद तथा पथ छोड़ते हैं। यानी आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ छोड़ते हैं। इन इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है और वायु के गतिमान रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है।
यानी पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो बरसात है वो वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर मौसम जो है वो भूमजल वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। जो कि क्रियाविधि आधार में वर्षा के 3 प्रकार होते हैं: संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा एवं चक्रवर्ती वर्षा। इस प्रकार से जो 3 वर्षाएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी या सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती तो बाढ़ आ जाती है। अब हम देख लेते हैं, इस वीडियो में हमने महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी और इससे जो महत्वपूर्ण बनने वाले जो प्रश्न हैं वो हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। तो हानिकारक किरणों से हमें कौन सी गैस बचाती है? ओजोन गैस बचाती है। नेक्स्ट बात करते हैं वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो कौन सी है? क्षोभमंडल है। और वायुमंडल की निम्न परतों में कौन सी बादल विहीन है? तो वो समताप मंडल है। और वायुमंडल की परतों में सब जब हम ऊपर हो जाते हैं तब यह वायुदाब बढ़ता है। यानी जब वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो ये घटता जाता है वायुदाब। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आ जाती है तो हम कहते हैं वर्षा जल। क्या कहते हैं? वर्षा जल कहते हैं। यही लास्ट हुआ इस वीडियो में। हम लोगों ने इसमें अच्छे से वायु से संबंधित पढ़ा। ठीक है, वायु आर्द्रता के बारे में पढ़ा मैंने अच्छे से, चक्रवात के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।